था कि पदार्थ दुनिया में हर चीज पदार्थ है, एवरी सिंगल सब्सटेंस इज मैटर। मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर है, हर चीज मैटर। अब सवाल उठता है कि पदार्थ की अवस्थाएं हमने 5 देखी। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं देखी हमने? स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और हमने एक और देखा बीईसी या सुपर कूल्ड सॉलिड या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स हमने देखा। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। वो छोटा सा सवाल ये है कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है, ठोस है, तो क्यों है? या कोई भी पदार्थ अगर तरल, लिक्विड है, तो क्यों है? और कोई भी पदार्थ अगर वो अपने गैसीय अवस्था में है, तो क्यों? ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं पदार्थ की। These are the 3 important states of matter, that is solid, liquid and gas. तो सवाल उठता है कि एक सॉलिड क्यों है? अगर इस बॉटल में पानी भरा है तो वो लिक्विड है, तो वो लिक्विड क्यों है? और अगर इस कमरे में गैस है तो वो गैस क्यों है? Clear? My question is clear? Why a substance exists as solid? Why a substance exists as liquid? And why does a substance exist as gas? इसको जानने की कोशिश करते हैं। इनके पीछे में 2 कारण हमको मालूम चला है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर अणु बल। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से आपस में चिपके रहेंगे, एकदम क्लोज रहेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो आकर्षण बल है IMFA, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं। और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अंतर अणु रिक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं के बराबर है। ठीक है? इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर आप गर्म भी करो तो वो अपनी यथास्थिति में ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़ करके नहीं जाते जब तक कि आप एक अधिकतम ताप, एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाते। तो दैट इज ऑल अबाउट सॉलिड। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग है। क्या है? वो काफी स्ट्रांग है। इसीलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ताकत से होल्ड करते हैं। क्लियर? लेकिन अगर लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड में अगर ये मेरे पास में लिक्विड है तो एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है। इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नो डाउट है। लेकिन ये इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक है, कमजोर है, या लेस बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर? ये क्या है? लेस है। इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर क्यों ऐसा है? क्योंकि इनमें आकर्षण बल कम क्यों है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या है? ज्यादा है। क्लियर? राइट? इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से उनमें जो आकर्षण बल है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं, जो तीसरे अवस्था है, जो तीसरी अवस्था है पदार्थ की, ये थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जिसको मैं गैस की बात कर रहा हूँ, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि गैसेस में क्या हो रहा है? गैसेस में एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, कुछ इस तरीके से। तो गैसेस के अणुओं में या परमाणुओं में या एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, जो गैसेस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? नहीं के बराबर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस में क्या है? नहीं के बराबर। ये इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे नेग्लिजिबल। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर। और क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
नेग्लिजिबल या नहीं के बराबर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतर अणु जो रिक्ति है वो क्या है, काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से गैस जिस सब्सटेंस में रहते हैं उसमें वो उसके वॉल्स में आपस में जाकर के क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में इसको ब्राउनी की गति बोलते हैं। जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन, क्या बोलते हैं इसको? जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन और रैंडम मोशन। और यही गति को लेकर के गैसियस पार्टिकल्स की, ये मैंने किसके आधार पर बताया? ये मैंने आपको जिस आधार पर बताया उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? काइनेटिक एनर्जी, है ना, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैसेस की। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? लिक्विड की। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैसेस, सॉलिड्स की। क्लियर? तो ये था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा। अब मैं थर्मल एनर्जी के बारे में बताऊंगा कि देखिए, थर्मल एनर्जी मतलब जब आप किसी भी पदार्थ को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस, जब आप किसी भी पदार्थ को अगर आप ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं? ऊर्जा मतलब एनर्जी देते हैं, चाहे आप उसको हीट करें या कुछ भी करें, तो उससे उस पदार्थ के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आ जाता है। उस पदार्थ के मॉलिक्यूल में क्या आएगा? मूवमेंट आ जाएगा। और वो जिस तरह का मूवमेंट शो करता है उसको हम बोलते हैं थर्मल मोशन या ऊष्मीय गति। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल मोशन या ऊष्मीय गति। तो जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर मतलब गर्म करना है, गर्म करने तो क्या हो रहा है? उसमें ऊष्मीय गति आ गई, थर्मल मोशन आ गया। और मोशन आने की वजह से वो अपने अवस्था को बदलने की कोशिश करता है, वो अपने स्टेट ऑफ मैटर को बदलने की कोशिश करता है। जैसे मैंने, देखिएगा इधर सॉलिड है मेरे पास में, इस सॉलिड को मैंने अगर हीट किया, मान लीजिए क्या किया मैंने, इस सॉलिड को अगर मैंने हीट किया, है ना, तो हीट कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं? हीट करूंगा तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। बर्फ का टुकड़ा लिया मैंने, आइस, और उसको गर्म किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर, पानी। अगर मैं उस पानी को, उस लिक्विड को फिर से हीट करूंगा तो वो किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा गैस में, वाष्प में या वेपर में। Am I right or not? तो सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है? यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ा रहा हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी। हिंदी वाले लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम सॉलिड से कहाँ आ रहे हैं? गैस में, है ना? तो ऊष्मीय ऊर्जा का जो प्रभाव है वो बढ़ते जा रहा है। इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, व्हाट इट इज? इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? There is an increasing thermal energy। जैसे जैसे हम सॉलिड से गैस में आ रहे हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज देखने लायक है, पूछो क्या? जो गैस करके बताएगा मजा आ जाएगा। एक और चीज देखने लायक है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम ऐसे पीछे आ रहे हैं, मतलब गैस से सॉलिड में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है बताओ? कौन बताएगा? हाँ, यहाँ पे थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़े पास है,
लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स सबसे पास आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम गैस में सॉलिड से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, या आम भाषा में बोले तो अंतर अणु बल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब, जब हम गैस से कहां आ रहे हैं, सॉलिड। क्लियर? तो ये चीज मैंने आपको सारी चीजें बताई। क्लियर? किसी भी सॉलिड को, किसी भी ठोस को जब आप गर्म करते हो तो वो मेल्ट होने लगता है, होता है, पिघलना शुरू होता है। अगर वो मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं, गति में आ रहे हैं, और मोशन में आने की वजह से वो अपनी जगह, अपनी अवस्था क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दे आर चेंजिंग देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू दैट ऑफ द लिक्विड। वो अपनी अवस्था को छोड़ रहे हैं, ये भी एक कारण है। क्लियर? एक और चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको बहुत रेयर सुनने के लिए मिले, या बहुत कम केमिस्ट्री टीचर आपको ये बात बताएं। दोनों में, लिक्विड और सॉलिड, ये दोनों में, इन दोनों को हम, लिक्विड और सॉलिड दोनों को हम कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। क्लियर? ये संतृप्त पदार्थ की अवस्था हिंदी में, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर, ये संतृप्त पदार्थ की अवस्था। इज दिस क्लियर? राइट? तो मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड स्टेट में होते हैं। कंडेंस्ड स्टेट का मतलब क्या है, देखिए मेरी तरफ, सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उनमें आकर्षण बल तो होता है, एक में ज्यादा होता है और एक में कम होता है, लेकिन आकर्षण बल होता है, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? तो उनमें संतृप्त आकर्षण बल जरूर होता है। अब मैं आपको आज और एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए देखते हैं, टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में इसको लिख लीजिए, आबंध के प्रकार तथा गलनांक और क्वथनांक। आबंध के प्रकार तथा गलनांक और क्वथनांक, है ना? इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो चलिए इसको देखते हैं, टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आई होप इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले जो चीज देखते हैं कि ये गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो ताप या वो टेम्परेचर at which a solid melts to form a liquid। वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होकर क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर at which a solid changes into liquid। वो ताप जिसमें ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो रहा है, उसको हम लोग गलनांक बोलते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना इसको, है ना? तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जिसमें टेम्परेचर, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? इट इज दैट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज होकर क्या बन जाता है, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। व्हाट? द लिक्विड इट चेंजेस इनटू वेपर। कमिंग बैक, मेल्टिंग पॉइंट, दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, मतलब बल की मात्रा के ऊपर। किसके ऊपर में डिपेंड करता है, बलों की मात्रा के ऊपर में। चाहे वो
कोई भी चीज हो, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, आयन हो, परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, ये तीनों में काम करता है। इज दिस क्लियर? जितना ज्यादा अंतर अणु बल या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, उतना डिफिकल्ट उसको तोड़ना होगा। क्लियर? जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास में जो डस्टर है, इसको तो मैं आराम से फाड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में ये जो मोबाइल है, इसको मैं इस तरीके से नहीं फाड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का, जो आपस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो काफी स्ट्रांग है। क्लियर? मैं इसको तो कैसे भी करके इसको मेरे को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको पटकना पड़ेगा, इसको जोर से पटकना पड़ेगा, खूब देर तक पटकना पड़ेगा। तो जैसे इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, बलों की जो मात्रा है वो जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा उसका गलनांक और क्वथनांक होगा, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं केस बता रहा हूँ आयनिक कंपाउंड्स का, जितने भी आयनिक यौगिक हैं या जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर आप देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स में खास बात क्या है? जैसे NaCl, Na पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है? नेगेटिव। और क्योंकि इनमें पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हैं या आयंस हैं, क्लियर, इनमें आपस में स्थिर वैद्युत बल या उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वो इनमें काफी ज्यादा होता है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस तस्वीर, और इसीलिए इन आयनिक कंपाउंड्स का गलनांक और क्वथनांक जो रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है। वैसे ही मेटल्स में अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि धातुओं में, मेटल्स में, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 एलिमेंट्स को छोड़ दें तो 78% बाकी पूरे मेटल्स हैं। तो मेटल्स में अगर आप देखेंगे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। क्लियर? और वो मेटेलिक बॉन्ड अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो मेटेलिक बॉन्ड जो ये मेटल्स बनाते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड अपने आप में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड को भी हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मान के चलते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड्स, वही जैसे क्लोरीन है ना, जैसे दो क्लोरीन के बीच में कौन सा कंपाउंड बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जो आपस में साझा करके या शेयर करके बना रहे हैं। तो सहसंयोजी यौगिक है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड, जैसा मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया कि कोवलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको हम बोलते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो आकर्षण बल है वो वैन डर वाल्स आकर्षण बल है, जो कि अपने आप में कमजोर फोर्स है। क्लियर? तो कोवलेंट कंपाउंड्स, दैट इज व्हाई दे फॉर्म no doubt a bond, but covalent compounds, they are weak in nature and they have weak van der Waals forces of attraction. ये चीज याद रखना है। और इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स का गलनांक और क्वथनांक, इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वीक होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वीक होता है। ये चीज हमको याद रखनी है। बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। किसके बारे में? गैसियस स्टेट। तो नाउ हिंदी वाले लिख लीजिए गैसीय अवस्था। ठीक है? गैसियस स्टेट के बारे में देखिए, एक बात आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, गैसियस स्टेट सबसे साधारण अवस्था मानी जाती है। सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे साधारण अवस्था, इसको हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। तो गैसियस स्टेट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की सबसे साधारण अवस्था, इसको हम मानते हैं।
क्लियर? अब गैसेस हमारे आसपास हैं, जैसे मैंने बताया था कि वातावरण या एटमॉस्फेयर, क्या बोला मैंने? वातावरण या एटमॉस्फेयर के बारे में अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर के अगर आप देखेंगे जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर या वातावरण का सबसे नीचे का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसको ऐसे ही लिखना है, क्या बोलते हैं इसको हम? यस, ट्रोपोस्फियर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की वही सतह है जिसमें हम लोग रहते हैं। इसमें हमको ऑक्सीजन मिलता है, इसमें हमको नाइट्रोजन मिलता है, इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसमें हमको पानी मिलता है, इसमें हमको वाष्प मिलता है, वो सारी चीजें मिलती है। तो हम जिस परत में या लेयर में वातावरण के रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। और इसमें वो सारी गैसेस हैं। क्लियर है ना? अब आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, मेरी तरफ नजर घुमाइए एक बार, पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए। इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि 11 तत्व, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस हैं, नोबल गैसेस को मिला करके। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस हैं? 11। याद रखेंगे, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में, जो गैसीय अवस्था में होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं एक बार नजर डालेंगे। ग्रुप 16, 17, 18 में देख लीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। फिर उधर ग्रुप 16, 17, 18 में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको हीलियम दिखाई दे रहा होगा। दूसरा कितना हो गया? 2 हो गया। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन दिखाई दे रहा है। हीलियम के नीचे ही है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। उसके बाद क्लोरीन और आर्गन दिखाई दिया, क्लोरीन और आर्गन। फिर क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। टोटल मिला के कितने हुए? 11 हुए। तो ये 11 एलिमेंट्स मुख्यतः बहुत क्लियरली दे एग्जिस्ट एज गैसेस। ये क्या है? गैसेस। अब गैसेस की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। चलिए देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सब जानते हैं कि गैसेस का न निश्चित आकार होता, न निश्चित आयतन होता, न उनका कोई शेप होता, न उनका कोई वॉल्यूम होता। ठीक है, गैसेस भी लिक्विड्स की तरह जिस बर्तन में डालो वो उसका शेप लेते हैं कि नहीं, वो उसका आयतन, वो उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। पहला फैक्टर। गैसेस की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो याद रखेंगे गैसेस हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस का जो घनत्व होता है वो ठोस और द्रव्य के कंपैरिजन में तुलना में कम होता है। और हम सब जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं कि गैसेस को बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? राइट? तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो सबसे पहले बाहर क्या निकलता है? गैस। तो गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। इसीलिए आप उसको क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। एक ये भी खासियत है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में हम विसरण बोलते हैं। विसरण या डिफ्यूजन सबसे फास्ट किस में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? ऑब्वियसली गैस में। अगर मैं यहाँ पे अभी कोई परफ्यूम की बोतल स्प्रे करूँ तो लास्ट में जो बच्चा बैठा है उसको उसकी खुशबू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस में डिफ्यूजन या विसरण, विसरण किसको बोलते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, क्लियर? गैसेस या इंटरमिक्सिंग ऑफ, सब में होता है डिफ्यूजन, लेकिन इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर है ना? तो गैसेस में डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। और गैसेस में बगैर किसी हेल्प के गैसियस पार्टिकल्स, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो विसरण या डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो गैसेस में मैक्सिमम होता है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज गैसेस प्रेशर लगाते हैं। और गैसेस प्रेशर लगाते हैं
दाब जो गैसेस का लगता है वो इक्वल लगता है इन ऑल डायरेक्शंस। मैं इसको आपको एक एक्सपेरिमेंट से दिखाता हूँ। मेरे पास में एक ही इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप देखेंगे क्लियर, और इसमें मैंने ये जगह जगह होल करके रखा है इस तरीके से क्लियर, और यहाँ पे मैंने इसमें पानी भर दिया है और यहाँ पे मैं पिस्टन लगा के रखा हूँ और इस पिस्टन को मैं जैसे ही दबाऊंगा तो सब तरफ से इक्वल अमाउंट में पानी बाहर आएगा। दिस प्रूव्स दैट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। चलिए थैंक यू आज के लिए, और कल फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।